हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। आज का क्लास में हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, उसका पढ़ेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन इसका जानेंगे, इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहने का मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और एंगल पढ़े थे उसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज हाइट और डिस्टेंस, यहाँ पे है टॉपिक हाइट और डिस्टेंस, मतलब हाइट मेजर करने में और डिस्टेंस मेजर करने में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। अब इसमें कुछ टर्म है, जैसे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें शो कर रहा है, लाइन ऑफ साइट। तो ये टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। कोई यहाँ पे देख रहे हैं कि सीडी कोई एक मीनार है, मतलब कि एक मीनार है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन कहने का मतलब हाइट, एलिवेशन मतलब जनरली होता है हाइट या हाइट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? मतलब जो हाइट का एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो हाइट का एंगल कहाँ से बनेगा? सपोज करो कि एक सीढ़ी, एक मीनार है, इसका यहाँ पे एंगल कैसे बनेगा? जब कोई यहाँ से ऑब्जर्वर, मतलब जब कोई इसको देखेगा, इस मीनार का टॉप, मतलब कि यहाँ पे टॉप देखना चाहिए, इस मीनार का ऊपर की ओर देखना चाहिए, हाइट की तरफ देखना चाहिए। तो इस लाइन को बोलेंगे, जिस जहां से ये ऑब्जर्वर, एक कोई आदमी खड़ा हुआ है यहाँ से इस मीनार को देख रहा है, तो जो लाइन से, जिस लाइन में इसका साइट मतलब कि दृष्टि पड़ रहा, आई आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो लाइन ऑफ साइट और जो होरिजेंटल लाइन है, होरिजेंटल बन रहा है, उसके बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे सपोज करो एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका हाइट देखना है, मतलब यहाँ से लाइन ऑफ साइट क्या होगा? अगर यहाँ से देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये होगा। और होरिजेंटल, इसका आई से होरिजेंटल लेंगे, ना कि ये नीचे वाला। होरिजेंटल कहाँ होगा? इसका आई से, मतलब जहां से इसका आई से देख रहा है उससे होरिजेंटल लाइन जो ड्रॉ होगा, जो बिल्डिंग तक जाएगा, ये दोनों के बीच, मतलब लाइन ऑफ साइट और होरिजेंटल के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दो टर्म समझ गए, एक लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रोन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय ऑब्जर्वर। क्या कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट जो होता है ऑब्जर्वर के आई का लाइन होता है, और कहाँ तक लाइन होता है? जिस पॉइंट को देखना है, देखो, टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट तक देखना है उस पॉइंट और ऑब्जर्वर के आई के बीच जो लाइन बनता है उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और दूसरा डेफिनेशन एंगल ऑफ एलिवेशन का, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड, एंगल ऑफ एलिवेशन जिस पॉइंट को, एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हाइट, तो यहाँ पे हाइट ही देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हाइट का ही होगा, मतलब कोई सा पॉइंट होगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal। क्या कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट और होरिजेंटल से जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। When the point viewed is above the horizontal level, और एंगल ऑफ एलिवेशन when the, क्या कह रहा है कि होरिजेंटल लेवल से पॉइंट जहां से इसका आई पड़ रहा है ऑब्जर्वर का, जो पॉइंट होना चाहिए हमेशा एंगल जो होरिजेंटल बन रहा है उससे ऊपर होना चाहिए, तभी एंगल बनेगा। और अगर होरिजेंटल से नीचे बनेगा तो ये दूसरा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट और होरिजेंटल से जो एंगल बनेगा जिस पॉइंट का, उसको हम लोग बोलेंगे उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक चीज क्या देखे हैं कि जो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लाइन जो इस पॉइंट को देखना है वो हमेशा पॉइंट जो हॉरिजेंटल है उससे ऊपर रहेगा। डेट इज, देखो यहाँ कह रहा डेट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, मतलब कि आई जहां पर रहा वो तो हॉरिजेंटल हो गया, तो इसके ऊपर पॉइंट रहना चाहिए, तो उसके ऊपर पॉइंट करने के लिए आई को ऊपर करना पड़ेगा जिससे कि ऑब्जेक्ट दिखे। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेकेंड है इसमें, यहाँ पे देखो एक और है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, इसका आई से जो हॉरिजेंटल बन रहा है ये हॉरिजेंटल लेवल है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखेगी तो यहाँ से आई और ऑब्जेक्ट के बीच ये लाइन बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया। तो यहाँ से ये दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम अभी बता रहे थे कि नीचे की तरफ एंगल बनेगा, हॉरिजेंटल के नीचे की तरफ अगर नीचे देखेगा उसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन में हाइट मतलब ऊपर देखेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में मतलब कि नीचे बनेगा एंगल। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल formed बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल। ये भी एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो पॉइंट हॉरिजेंटल लेवल से नीचे होगा। यहाँ पे देखो, जैसे हम टॉप से किसी नीचे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये, और जहां पे हॉरिजेंटल लेवल क्या होता है, जो आई से लाइन ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल। तो ऑब्जेक्ट को नीचे देखेंगे तो एंगल भी नीचे होगा, और हमेशा जो एंगल यही बनेगा, ये भी एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में, डिप्रेशन के कंडीशन में हम नीचे देखेंगे और एलिवेशन के कंडीशन में ऊपर देखेंगे। That is in the case when we lower our head to look at the point being viewed। तो ये था, तीन टर्म था, एक तो लाइन ऑफ साइड था, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और चौथा था हॉरिजेंटल लेवल। अब देखो, इसका यूज करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं। तो अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या कह रहा है कि टावर, देखो कोई सा भी टावर या फिर बिल्डिंग होता है हमेशा वर्टिकली स्टैंड होता है। वर्टिकली कहने का मतलब जो ग्राउंड है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ग्राउंड से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखो, एक टावर रखा हुआ है, इसका नेम है ए बी, और कह रहा है कि एक पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे है, तो 15 मीटर है अबे फ्रॉम द टावर, तो 15 मीटर अबे हो जाएगा इधर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर को 60 डिग्री माना गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देखो, तो यहाँ पे कोई देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, तो इसको 60 डिग्री माना गया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो, हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, वहां पे देख रहे थे नीचे कोई ऑब्जर्वर होगा, तो इसमें क्या करते हैं, अगर नहीं दिया हो, जैसे हाइट अगर यहाँ पे दिया रहता है ऑब्जर्वर का कि ऑब्जर्वर इतना हाइट से देख रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसका मतलब कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से देखता तो हाइट जो यहाँ पे हॉरिजेंटल यहाँ बनता और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बनता। लेकिन इस केस में क्या हम मान लेंगे, अगर हाइट नहीं दिया रहेगा ऑब्जर्वर का तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, मतलब इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मानते हैं और केवल इस तरह से बनाएंगे। मतलब एक टावर है 15 मीटर अबे, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि यहीं पे ऑब्जर्वर है और यहीं पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। देखो, हाइट ऑफ टावर हम मान लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर फिगर से जो है इंडिकेट कितना है ए बी। तो देखो, ए बी हमको फाइंड आउट करना है। ए बी नीचे वाला दिया हुआ 15 और एक एंगल मालूम है 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो एक एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है और बेस मालूम है, तो इससे एक परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस है तो tan या cot का, हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर जो होगा हाइट ऑफ टावर होगा और बेस बीसी होगा, और tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3, तो √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बीसी का वैल्यू 15 देंगे, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 15√3 मीटर। ये जो आ गया वैल्यू, ये क्या होगा, ए बी का वैल्यू है और ए बी ही है हाइट ऑफ टावर, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक एग्जांपल फर्स्ट था। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखो, कोई सा भी पोल है तो इसको हम लोग मानते हैं कि ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पोल है, एक इसको इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना, और पोल का हाइट जो है 5 मीटर है।
सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बेलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन है इसको पोल से रिपेयर करने के लिए, जो फॉल्ट आ गया है उसको रिपेयर करने के लिए इसको कितना नीचे रहना है पोल से, 1.3 मीटर पोल से नीचे रहना, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 1.3। तो सीढ़ी लगा करके यहाँ पे जाएगी। What should be the length of the ladder that she should use which? क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द लैडर, इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना लैडर का लेंथ लगेगा। which inclined at an angle 60 डिग्री टू द होरिजेंटल। अब क्या कह रहा है कि जो होरिजेंटल से 60 डिग्री पे बना रहा है, जो लैडर है उसका होरिजेंटल से, होरिजेंटल मतलब यहाँ पे ग्राउंड आ गया तो इससे 60 डिग्री बना रहा है, would enable her to reach the required position। मतलब कह रहा है कि सीढ़ी का कितना हाइट होगा जो 60 डिग्री इंक्लाइंड रहना चाहिए जिससे ये डिजायर्ड पोजीशन या डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाए। आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड, क्या कह रहा है कि आल्सो हाउ फ्रॉम, मतलब कह रहा है कि फुट ऑफ द पोल, पोल का फुट ये है तो कह रहा है कि जो लैडर का है शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट को कहाँ रखे और जो पोल का फुट है ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, तो ये निकालना है एक। तो हम मान लेते हैं कि लेट लैडर का लेंथ निकालना है, तो लेट लेंथ ऑफ लैडर, फिगर बना हुआ, फिगर में लेंथ ऑफ लैडर बीसी इंडिकेट किया हुआ तो बीसी निकालेंगे। और ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है तो देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब हमको मालूम है, देखो ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, दोनों को ऐड करेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे तो इसके लिए हमको बी डी चाहिए। तो बी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डी माइनस ए बी। ए डी कितना है 5 और ए बी कितना है 1.3, तो ये आ गया 7 और ये 4, तो 3.7 मीटर बीडी आ गया। अब हमको बीसी निकालना और क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम, वही फुट ऑफ लैडर फ्रॉम फुट ऑफ पोल, या हम डायरेक्ट लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम पोल इक्वल टू ये क्या आ गया डीसी आ गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये मालूम चल गया ये 3.7 है, ये वाला एंगल 60 है, तो डीसी मालूम चल जाएगा। अगर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 लगाएंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर जो है बीडी आएगा और बेस डीसी। तो बीडी का वैल्यू फाइंड आउट किए हम और tan 60 का वैल्यू √3, तो बीडी का वैल्यू 3.7 बाई डीसी, यहाँ से डीसी आएगा तो 3.7 अपॉन √3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू 1.73 आना है, तो √3 का वैल्यू आ गया 1.73। ये लगभग कटेगा डीसी, डीसी हम माने डिस्टेंस ऑफ लैंडर फ्रॉम पोल, तो डीसी इक्वल टू 173 में से 370 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में, सॉरी 2 बार में 346, ये 1 बार में 173, और ये लगभग 5 बार में, अप्रोक्स 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे डीसी जो आ गया लगभग 2.15 मीटर आ गया। अब ये तो आ गया लेंथ ऑफ लैडर फ्रॉम पोल, और हमको क्या मालूम करना था कि लेंथ ऑफ लैडर, तो लेंथ ऑफ लैडर डीसी निकाले हैं, तो अब हमको नीचे वाला डीसी भी मालूम है और ये वाला भी मालूम है, तो हम एक फॉर्मूला लगा करके अगर बीडी से निकालें तो बीडी परपेंडिकुलर हो गया और बीसी हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो आता है वो साइन में आता है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे साइन 60 इक्वल टू बीडी अपॉन बीसी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 60 बराबर होता है √3/2। अब परपेंडिकुलर कितना है 3.7 और यहाँ पे हाइपोटेनस जो है बीसी, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बीसी इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 7.4 अपॉन 1.7
3। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 740। ये आ जाएगा अप्रोक्स 4 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा 4.28 के अप्रोक्स 4.28 मीटर। तो पूछ क्या रहा था, लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू आ गया 4.28 मीटर और डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम पोल इक्वल टू 2 अप्रोक्स में आया 2.15 मीटर। तो ये दोनों आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 3। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखो यहाँ पे यही हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता रहे थे कि अगर ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। यहाँ पे दिया है ऑब्जर्वर का हाइट है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का हाइट को हमको कंसीडर करना होगा। क्या कह रहा है, टॉल 1.5 इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। क्या कह रहा है कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी से है, कितना 28.5 मीटर दूर है। अवे कहने का मतलब यहाँ पे एक ए बी चिमनी है तो इससे 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ चिमनी, तो टॉप ऑफ चिमनी वाला ए पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर का जो आई से होरिजेंटल जाएगा उससे बनेगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ, तो हम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बना है, यहाँ देखो एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसको पॉइंट को ई मान लिया है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एईडी, तो एईडी में tan 45 बराबर हो जाएगा ए अपॉन डी। देखो डी बीसी जितना रहेगा उतना ही डी रहेगा, तो tan 45 का इक्वल टू 1, ए अपॉन 28.5। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 28.5। हमको निकालना हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू हो जाएगा चिमनी इक्वल टू ए बी, और ए बी फाइंड आउट करना, अभी हमको क्या फाइंड आउट हुआ है, ए प्लस ई बी। तो ई बी जो होगा, ई बी क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर। ई बी देखो तो जिधर इतना लेंथ जितना होगा वही ई बी भी लेंथ होगा, तो यहाँ से ई बी लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर, ए का वैल्यू आ गया 28.5 और ऑब्जर्वर कितना मीटर टॉल है, तो 1.5 मीटर। ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर, मतलब चिमनी का जो हाइट है वो 30 मीटर है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां पे से कोई बिल्डिंग है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बिल्डिंग के टॉप से, तो देखो पी पॉइंट यहाँ पे है, बिल्डिंग का टॉप ए है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 30 डिग्री है। ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि एक फ्लैग, बिल्डिंग पे एक फ्लैग है जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग का जो लकड़ी है वहां से, उसके टॉप से पी पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर देख रहे हैं तो पी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ कहने का मतलब डी भी फाइंड आउट करने का रहा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। क्या कर रहा है कि पॉइंट पी से बिल्डिंग का डिस्टेंस मतलब एपी फाइंड आउट करने का रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दिया है बिल्डिंग का डिस्टेंस, ये कितना है 10 मीटर है बिल्डिंग का हाइट, तो गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 10 मीटर। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल पी ए बी में, पी ए बी में क्या देख रहे हैं, tan लगाएंगे, tan 45 इक्वल टू आ जाएगा बी ए अपॉन पी ए। ये tan 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो 1 इक्वल टू बी ए। बी ए का वैल्यू 10 है, हाइट ऑफ बिल्डिंग वही है ना, बी ए है अपॉन पी ए, तो पी ए इक्वल टू आ गया 10 मीटर, और पी ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ
बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी इक्वल टू आ गया 10 मीटर। एक तो आ गया, दूसरा क्या पूछ रहा था कि इसका जो फ्लैग स्टाफ है उसका लेंथ क्या होगा। तो देखो पूरा इस ये ट्रायंगल तो राइट एंगल नहीं बन रहा है, ये पूरा वाला ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ए पी डी। यहाँ पे इन ट्रायंगल इसमें पूरा एंगल बन रहा है tan 45, तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन पी में। tan 45 का वैल्यू 1। यहाँ पे एक चीज गलती किए हैं, यहाँ पे tan सॉरी tan 30 लगाना था, दोनों में 45 ही हो गया है। tan 30 आ जाएगा 1 अपॉन √3 और ये आ जाएगा 10√3। 10√3 तो 10 इंटू 1.732, तो ये आ जाएगा 17.32। तो यहाँ से जो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ये आ जाएगा 17.32 मीटर। अब इसमें tan 45 लगेगा, तो AD अपॉन 2। अब AD इक्वल टू हो जाएगा PA इक्वल टू PA कितना आया है, तो 17.32। हमको लाना क्या है, BD लाना है, क्योंकि फ्लैग स्टाफ का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इक्वल टू BD। BD कैसे आएगा, AD माइनस AB, और AB जो है बिल्डिंग का लेंथ है, तो AD कितना है 17.32 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 7.32 मीटर। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ आ जाएगा, तो इसका एक आंसर ये हो गया, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पे ये आ गया 17.32 मीटर। ये था एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट है हाइट। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल। देखो कहाँ कहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर रहे, वही है कि क्या क्या निकाल सकते हैं, तो सब जगह देख रहे हैं हाइट और डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर then the sun altitude is 30 डिग्री then it is 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि जो कोई टावर का है, टावर ए भी हॉरिजेंटल खड़ा रहेगा, सॉरी वर्टिकल खड़ा रहेगा, इसका जो है कह रहा है कि शैडो जो है 40 मीटर ज्यादा बड़ा बनता है, किससे, जब इसका एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ से एंगल 60 डिग्री बना है, तो इसका शैडो है, एंगल जब 30 डिग्री बनेगा तो जो 60 डिग्री बन रहा था इधर से इससे 40 मीटर ज्यादा बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर इस फिगर से दिख रहा है कि AB है, हाइट ऑफ टावर AB है, तो इन ट्रायंगल, अब देखो ये वाला हाइट ऑफ टावर AB है, ये वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे tan 60 लगाएंगे इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन x हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 AB अपॉन x। अब AB इक्वल टू आ गया √3x। उसी तरह से अगर tan 30 लगाएंगे तो tan 30 के लिए ये AB रहेगा, AB अपॉन DB। DB को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लेंथ आ गया नीचे वाला, तो 40 प्लस x, और यहाँ से आ गया 1 अपॉन √3 इक्वल टू, अब AB की जगह पे आया √3x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3x अपॉन 40 प्लस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 प्लस x इक्वल टू 3x, और 3x माइनस x इक्वल टू 40, तो 2x इक्वल टू 40, कहने का मतलब x इक्वल टू 20 मीटर आ गया। x का वैल्यू 20 मीटर आ गया। पूछ क्या रहा था कि हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर को हम AB माने थे, हाइट ऑफ टावर है AB, और AB का वैल्यू जो है √3x के बराबर है, तो ये आ जाएगा 20 इंटू √3। अब अगर √3 का वैल्यू लेने कह रहा है क्वेश्चन में, तो उस पे पुट करके निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इतना ही हम लिख सकते हैं, 20 √3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। The angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है कि इसमें दो बिल्डिंग है, एक कौन सा है 8 मीटर टॉल है, और दूसरा है मल्टी स्टोरी, मतलब बहुत सारा उसमें फ्लोर है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कह रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से
जो टॉल बिल्डिंग है, दूसरा वाला बिल्डिंग है, उससे उसका टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 और 45 डिग्री। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द बिल्डिंग, और ए बी बिल्डिंग है तो कितना मीटर टॉल है, 8 मीटर। और पीसी को हम मान लेते हैं बी द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये पीसी हो जाएगा। देखो एंगल ऑफ, अब ए बी को हम माने हैं कि बिल्डिंग है, तो ए बी का टॉप से एंगल ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप से देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो पी से यहाँ पे हॉरिजेंटल ये वाला क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो होगा टॉप इस बिल्डिंग का यहाँ है, तो एक एंगल देखो टॉप का कितना है 30 डिग्री, तो टॉप से जो एंगल बनाएगा 30 डिग्री, और बॉटम से तो बॉटम इस बिल्डिंग का यहाँ पे है, इससे बनाएगा 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब ये पूरा हाइट निकालने के लिए कह रहा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग मतलब ये नीचे वाला एक्स निकालने का रहा है, एसी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है। अब ये वाला जब 30 डिग्री होगा तो देखो, तो ये वाला हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल, ये दोनों पैरेलल लाइन। जब ये एंगल 45 तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल, सॉरी ये एंगल 30 तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। और ये पूरा एंगल 45, तो इससे इस लाइन और जो नीचे वाला पैरेलल लाइन से बन रहा है ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। तो यहाँ से देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक पीडीबी बन रहा है इन ट्रायंगल पीडीबी में। अब पीडीबी में हम लगाएंगे tan 30, क्योंकि हमको ये वाला पूरा हाइट मालूम करना है। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा पीडी अपॉन, और ये कितना दिया है 8 दिया है, अगर ये 8 है तो ये वाला भी 8 मीटर होगा, पीडी अपॉन बीडी। तो tan 30 1/√3 इक्वल टू पीडी अपॉन, तो बीडी जो आ गया √3 पीडी के इक्वल आ गया। अब दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पीसीए, पीसीए में tan 45 लगाएंगे, तो tan 45 इक्वल टू आ जाएगा पीसी अपॉन एसी। तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू 1, पीसी अपॉन एसी, तो यहाँ से हो गया पीसी इक्वल टू एसी, पीसी इक्वल टू एसी। और हम पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीडी प्लस डीसी, डीसी लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ से। और यहाँ पे एसी और बीडी बराबर होगा यहाँ से, तो यहाँ से हम पीसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, और पीसी जो बराबर होगा यहाँ से एसी के इक्वल होगा, तो बीडी जो होगा एसी के इक्वल होगा। एंड आल्सो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो बीडी इक्वल टू एसी, और एसी किसके इक्वल है, तो पीसी के इक्वल है। तो यहाँ से पीडी को हम क्या लिख रहे हैं, √3 बीडी, और पीसी किसके इक्वल हो जाएगा, तो बीडी के इक्वल भी हो जाएगा, मतलब बीडी इक्वल टू √3 बीडी प्लस 8। अब इसको बीडी यहाँ से निकल जाएगा, बीडी माइनस √3 बीडी। ये तो देखो बीडी एसी के इक्वल होगा, और एसी पीसी के इक्वल आ रहा था, मतलब बीडी जो होगा पीसी के इक्वल होगा। तो पीसी के जगह पे बीडी लिखे हैं, और पीडी के जगह पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, पीडी के जगह पे इसको फिर से बनाते हैं। पीसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीडी इक्वल टू पीडी प्लस डीसी। अब बीडी का वैल्यू कितना है, तो √3 पीडी इक्वल टू पीडी प्लस डीसी का वैल्यू 8, तो यहाँ से हो जाएगा √3 पीडी माइनस पीडी इक्वल टू 8। पीडी कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। यहाँ से पीडी जो आएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 8 √3 प्लस 1, 8 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 गया तो 8 2 बच जाएगा 4, कितना आ गया 4 √3 प्लस 1। तो पीडी क्या आ गया, देखो पीडी जो आ गया
ये वाला डिस्टेंस आ गया। और हाइट ऑफ कह रहा था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्योंकि एक बिल्डिंग का हाइट तो हमको पता था 8 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इक्वल टू पीसी हो जाएगा। और पीसी इक्वल टू लिख सकते हैं पीडी प्लस डीसी। अब पीडी का वैल्यू आ गया 4 × √3 +1 +8, ये आ जाएगा हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और दूसरा में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 √3 +4 +8। तो यहाँ से 4 √3 +12 आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो √3 +3 मीटर। एक आंसर आ गया हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। दूसरा क्या पूछ रहा था कि दोनों बिल्डिंग के डिस्टेंस क्या है, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। बिटवीन बोथ बिल्डिंग इक्वल टू एसी के इक्वल था, तो एसी किसके इक्वल था, बीडी के, सॉरी एसी इक्वल था बीडी के, और बीडी जो था √3 पीडी के इक्वल था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसी इक्वल टू बीडी, और बीडी हो जाएगा √3 पीडी के इक्वल, तो √3। अब पीडी कितना आ गया है, यहाँ से देखो पीडी निकाले थे हम, 4 × √3 +1, तो आ जाएगा 4 √3 +4 आंसर। यहाँ से इसको करेंगे, या फिर AC इक्वल टू पीसी हम डायरेक्ट हम मान बनाए थे कि AC पीसी के इक्वल है, तो AC इक्वल टू इतना करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ से AC इक्वल टू पीसी, और पीसी का अभी हम निकाले हैं, आया है 4 √3 +3 मीटर आंसर। तो ये दोनों आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, क्या कह रहा है कि कोई रिवर है, उस पे एक ब्रिज बना हुआ है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कह रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, रिवर ब्रिज पे कोई एक पॉइंट है, हम मान लिए कि वो पॉइंट पी है, और पी पॉइंट से दोनों अपोजिट साइड, रिवर का अपोजिट साइड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो पी पॉइंट से जो होरिजेंटल लाइन जाएगा, और इससे इसका अपोजिट साइड, एक साइड ए हो गया, दूसरा साइड में बी हो गया, तो एक से 30 डिग्री बन रहा है, दूसरे से 45 डिग्री बन रहा है। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब नदी से ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ रिवर का पूरा विड्थ निकालना है। रिवर का विड्थ हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अगर ए एंगल 30 है तो यहाँ पे ए एंगल भी 30 डिग्री बनेगा, और ए एंगल 45 है तो यहाँ पे ए एंगल भी 45 डिग्री बनेगा। तो दो ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल एडीपी। एडीपी में हम 30 लगाएंगे, तो tan 30 इक्वल टू, क्योंकि हमको नीचे वाला एरिया मालूम करना है, नीचे वाला पार्ट, और पीडी मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो पीडी हो जाएगा, और बेस की जगह पे एडी हो जाएगा। tan 30 इक्वल टू 1/√3 पीडी अपॉन एडी। अब एडी इक्वल टू आ गया 3√3 मीटर। उसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में हम डीबी निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल पी डी बी में tan 45 इक्वल टू आ जाएगा पी डी अपॉन डी बी। tan 45 का वैल्यू 1, पी डी 3 है, डी बी, तो डी बी इक्वल टू आ गया 3 मीटर। अब विड्थ ऑफ रिवर जो हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू, विड्थ ऑफ रिवर ए बी है, और ए बी जो होगा इक्वल होगा ए डी प्लस डी बी के। ए डी का वैल्यू यहाँ से आया 3√3 +3, मतलब 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 +1 मीटर आंसर। तो ये था हाइट और डिस्टेंस का एग्जाम्पल। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।